नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ये जो एजेएल और यंग इंडियन वाला खेल खेला था सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने, वो तो ईडी ने कोर्ट के सामने भी पूरा बेनकाब कर दिया है। इससे पहले मीडिया में भी खबरें तो आ ही रही थी और लगातार इस पर चर्चाएं भी चल रही थी। 5 दौर की इंट्रोगेशन ईडी ने राहुल गांधी से की थी बुला करके। 3 दौर की इंट्रोगेशन सोनिया गांधी से की थी। और आपको ध्यान होगा उस समय कांग्रेसियों ने क्या बवाल काटा था दिल्ली की सड़कों पर। किस तरह के प्रदर्शन थे, किस तरह सड़क पर लोटम लोट हो रहे थे, गिरफ्तारियां दी जा रही थी, टायर जलाए जा रहे थे, जैसे ये परिवार हर कानून और व्यवस्था से ऊपर हो और जैसे ईडी ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया उनको इंट्रोगेशन के लिए, पूछताछ के लिए बुला करके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी इन्होंने एजेंसियों के दुरुपयोग का, राजनीतिक बदले निकालने का आरोप मढ़ दिया। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे 2012 में, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक अदालत में इसकी शिकायत की थी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है नरेंद्र मोदी से कि वो इतने समय तक भी इस केस के प्रति जितनी गंभीरता उनको दिखानी चाहिए थी वो गंभीरता उन्होंने नहीं दिखाई, या भारतीय जनता पार्टी ने उस तरीके से इसमें दिलचस्पी नहीं ली या एजेंसियों को पुश नहीं किया कि भाई आप कार्रवाई करिए। एजेंसियां अपनी चाल से, अपनी ढाल से कार्रवाई करती रही और ये लोग अग्रिम जमानत के लिए निचली अदालत से लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट तक गए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब इनको कहा कि नहीं, आपको जमानत तो करानी पड़ेगी, ये केस तो बहुत गंभीर है, ओपन शट है, तो फिर ये निचली अदालत में गए, पटियाला हाउस कोर्ट से इन्होंने जमानत ली और तब से जमानत पर ही बाहर हैं। लेकिन अब केस ऐसे मोड़ पर आ गया है जिसमें ऐसा लग रहा है, आगे क्या होगा कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि माँ बेटा तो नपेंगे ही। इसमें कांग्रेस पार्टी भी अभियुक्त बनाई जा सकती है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर। तो धीरेन्द्र जी से ही समझते हैं पूरे केस को और इस समय इसकी क्या कंडीशन है, जरा इस पर भी समझने की कोशिश करते हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो इस समय ये चूंकि एक तरफ की लगभग जितनी दलीलें थी वो सामने रखी जा चुकी, अब सुनते हैं कि कल इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से दलीलें रखी जाएंगी, वो भी सुनी जाएंगी कोर्ट में। लेकिन इस समय केस किस मोड़ पर खड़ा हुआ है धीरेन्द्र जी? देखिए, जिस तरह से एएसजी ने पूरी बात साफ की ना, वो लगता है कि केस काफी ज्यादा जो दिख रहा है स्ट्रॉन्ग है, अगर हम लोग इसकी तरफ से, ईडी की तरफ से देखें। क्योंकि जिस तरह शुरू में लग रहा था कि साहब आपने पॉलिटिकली आरोप लगाने शुरू कर दिए कि घेराबंदी की जा रही है, हर एक के पीछे ईडी है, हर एक के पीछे सीबीआई है। दरअसल इन तमाम चीजों को देखने की जरूरत है कि पूरे देश में ये माना ही नहीं जा रहा था कि कभी जो है कांग्रेस पार्टी या ये सत्ता से हट सकती है और सत्ता से इतने लंबे समय के लिए हट सकती है। ये बात तो जहन में नहीं आ रही थी ना किसी के, कोई सोच ही नहीं सकता था इसको। क्योंकि जो एक टेन्योर गया, अगर हम लोग जो उनका नरसिम्हा राव का पूरा होने के बाद का जो टेन्योर है, तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी ताकत में रही है। उसके बाद जब तक कि अब आपने देखा, जब एनडीए की पहली सरकार थी जो अटल बिहारी वाजपेयी की, जिसने पूरा शासन किया था, तो उसमें लगा, तो क्योंकि कांग्रेसियों को ये लगता है कि ठीक है थोड़े दिन जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, तो उस चक्कर में उन्होंने क्या करना शुरू किया कि उन्होंने सारी संस्थाओं को, जो लोकतंत्र का बेसिक आधार है, उन सबको मन मर्जी से जो मन किया वो कर दिया। क्योंकि मुझे याद है, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये बात दर्शकों को समझने की जरूरत है, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल वो नहीं बना रहा हूं
कि कोई एक केस तैयार कर रहा हूं। दरअसल मैं जब मैं सर बता सकता हूं, एक खबर इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि मैंने उस स्टोरी या को किया था, आपको याद होगा, मुलायम सिंह यादव लैंड स्कैम याद होगा। दरअसल उसमें जो सवाल उठा मेरे सामने जजों का भी, और क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट में गया था वो केस, वो नहीं, तो उसमें ये पूछा कि यार ये कोई कर कैसे सकता है, मतलब इस तरह से कि बाप का नाम बाप, ऐसे उम्र 18 साल सबकी, और प्लॉट आवंटित हो गया 4 तारीख को, रजिस्ट्री हो गई 4 तारीख को, और उसकी लॉटरी पड़ेगी 5 तारीख को। उस प्लॉट की जिसका आप रजिस्ट्री 4 को करा चुके हैं, उसकी 5 तारीख को लॉटरी पड़नी है। तो ये कर कैसे सकता है कोई आदमी? तो मुझे भी जब कागज मैं देख रहा था, सोर्स चूंकि देते हैं ना, तब मैं कागज दे रहा था, तो मैं उससे ये बार बार पूछ रहा था कि ये कैसे कर सकते हैं यार। इसमें प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री हैं, इसमें एसएसपी लखनऊ है, इसमें कमिश्नर हैं लखनऊ के, ये तमाम लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो उसने जो जवाब दिया था वही जवाब इसकी शुरुआत है। उसने कहा था कि यार वो मुख्यमंत्री हैं, आप समझ ही नहीं सकते, वो राजा हैं। उन्होंने कहा ये कर दो तो करना है, और किसी की कोई ताकत नहीं है कि वो कर सके। तो कांग्रेस को कुछ भी करना था, तो उन्होंने ना नियम देखे, ना कायदे देखे, ना कानून देखा, और उनका मन किया कि ठीक है यार, ये चूंकि होता क्या है कि जितना सरकार वो लोग नहीं चाहते हैं, जितना पार्टी के जो लोग होंगे, जैसे राहुल गांधी या मैं उनकी बात करूं, ये उनसे ज्यादा उनके जो ये चौकड़ी जो उनके करीब होना दिखाना चाहती है, वो उनको सपने दिखाती है कि साहब ये जो ऐसी संपत्ति पड़ी है इसका क्या होगा, ये तो कहीं भी हो सकती है, कल को कुछ भी होगी, और नवजीवन बंद हो गया, कौमी आवाज बंद हो गया, या वो नेशनल हेराल्ड बंद हो गया, तो लिहाजा क्या करना है, ये प्रॉपर्टीज है, इनका किराया है, इसका हम लोग क्या करें। उन्होंने ये कोशिश की। तो अगर मैं उस कोशिश को देखता हूं कि वो क्या रहा, तो उसमें एसवी राजी जो है, उन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने ये रखा कि भाई सबूत क्या है। दरअसल उन्होंने कहा कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है पूरी तरह से एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के, ये जिसका जो अखबार जिस कंपनी के नाम से, जिस कंपनी के उसमें था, वो एसोसिएटेड जर्नल थी, ठीक है साहब, उसके नाम से इन्होंने एक कंपनी, कहा कि यंग इंडिया जो कंपनी बनी है वो सीधे तौर पर उसकी 2000 करोड़ की कंपनी पैसे की मतलब उस संपत्ति को कब्जे करने की कोशिश थी, सीधे तौर हड़पने के लिए बनाई गई। सीधा वर्ड इस्तेमाल यही किया गया। और उसके इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के राजनीतिक वो आर्थिक हित हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि सिर्फ 50 लाख में, यानी 90 करोड़ बिना ब्याज का लोन था, जबकि उसके पास बिना ब्याज का लोन था वो लेकिन उसको 50 लाख में इन लोगों ने एजीएल को खरीद लिया, बदले में ले लिया, बिक्री कर लिया। जबकि कोई दुनिया में ये कौन सा है, हम लोग भी अपने मकान बेच के सब 50 लाख में कुछ भी ले लेंगे, क्योंकि चलो कल का सौदा है। उन्होंने तो सीधे तौर पर कहा कि ये ठगी और समाज के साथ एक षड्यंत्र है। अच्छा, अब इससे जो संपत्ति से जो किराया आ रहा तमाम जगह, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, वो कैसे बनेगा, क्या केस होगा, ये तो हुआ कि अंडर प्राइसिंग होगी, वो सब चीजें होगी। अब ये जो लाभ हुआ है उससे 142 करोड़ का लाभ हुआ, जो उसके किरायों से आया, जो बिल्डिंग के किरायों से आया। इसमें सोनिया, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, इन तमाम लोगों के नाम है, क्योंकि मोतीलाल वोरा अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये जो है, इसको उन्होंने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहा। प्रोसीड ऑफ क्राइम, ऑस्कर फर्नांडीज भी थे, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ, इसीलिए उनका जीरो कॉलम में है। अब नवंबर 2023 को ईडी ने कब्जा कर लिया था, जो 751 करोड़ का, उस पर मुकदमा अभी चल रहा है। एस राजू ने कहा कि अगर इसमें सबूत मिले, वो ये कह रहे क्योंकि इस संपत्ति में कांग्रेस क्योंकि इसमें शामिल है, तो वो इसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को आरोपी बनाया जा सकता है। इसमें कई सारे सवाल अदालत ने खड़े भी किए थे, उन सवालों का उन्होंने बाकायदा क्लियर जवाब दिया है, और एक एक जवाब को उन्होंने पूरी तरह बताया कि ये जो है प्राइमा फेसी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसमें पर्याप्त आधार है, क्योंकि इसमें कॉग्निजेंस लेना है, तो कॉग्निजेंस लेने के पर्याप्त आधार है। एएसजी ने कहा कि ये बिक्रिया जो लोन है, जो बिक्री है, डिफॉल्ट लोन, जो शून्य ब्याज दर है, ये सब सेम ट्रांजैक्शन है, इसमें कोई मतलब है कि ना कोई दिया गया ना लिया गया, बस ट्रांसफर करके इनके हाथ में दे दिया। अब ये 2 से 8 जुलाई तक लगातार होना है, तो अब लगातार चल रहा है। तो मुझे लगता है कि उसके बाद जो शैडो कंपनी है, जिस तरह से यंग इंडिया को, उनका जो असेसमेंट है, ये जो शैडो कंपनी है, इसमें 90 करोड़ का लोन 50 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दिया, बिना ब्याज बिना सुरक्षा के, जो मनी लॉन्ड्रिंग है।
जिसको सीधे तौर पर मनी और प्रोसीड ऑफ क्राइम बताया जाता है कि जो उससे जो एक संपत्ति जिस पर संदेह होता है उसको आप किस तरह से वो संपत्ति जो किसी अपराध से प्राप्त हुई हो उसको प्रोसीड ऑफ क्राइम कहा जाता है। तो ये जो 142 करोड़ है उसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये एक प्रोसीड क्राइम है, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, पटना में जो इनके भवन है उनसे जो किराए की रेंट आई हुई वो 142 करोड़ रुपया है, वही प्रोसीड ऑफ क्राइम है। तो उन्होंने अपनी सीधी भाषा में कह दिया। और अगर हम लोग सरल भाषा में कहे तो जो ईडी कहती है कि सारा पैसा और संपत्ति एक झूठी दिखावटी लेन देन है, जिसको उन्होंने शेम ट्रांजैक्शन कहा है। और इसमें जो लागू है धाराएं, मैं आपको अगर आप कहें तो मैं उनको जी हाँ, बता जी देता हाँ। हूँ। पीएमएलए 2002 का जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसमें धारा 3 है, जो मनी लॉन्ड्रिंग किसी भी अपराध से प्राप्त धन को वैध रूप से दिखाना। धारा 4 है, उपरोक्त उसके लिए 3 से 7 साल की सजा, जेल और जुर्माना हो सकता है। धारा 5 है कि जब ईडी को यह संदेह हो जाए कि संपत्ति जो है प्रोसीड ऑफ क्राइम है तो वो उसे अस्थायी रूप से जब्त कर सकते हैं। धारा 8 का जो 4 है वो ये कहता है जो उनके खिलाफ है, जब्त संपत्तियों का कब्जा ईडी को दिया जा सकता है। और 420 जिसका वो है जो पुरानी धारा है, चूंकि उस समय बीएनएस नहीं लागू हुआ था, उसमें धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति प्राप्त करना 120 भी आपराधिक षड्यंत्र है। अब जो चूंकि अगर हम इसमें देखें कि इनका बचाव क्या रहा है, अगर मैं उस पर आप यहीं पे अगर आप आगे कुछ और सवाल करना है, नहीं तो मैं रक्षा पक्ष की दलील बता सकता हूं जो उन्होंने संभावित तौर पर जो हाँ पिछले हाँ, उसको उसको कंप्लीट करिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे चर्चा पे। जी। ठीक है। तो डिफेंस आर्गुमेंट जो है कि नो पर्सनल गेन, कि उनको कोई मतलब पर्सनली व्यक्तिगत कोई फायदा नहीं हुआ। राहुल गांधी ने पहले भी कहा था कि उन्हें यंग इंडिया से कोई भी आर्थिक लाभ नहीं मिला है। कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट थी और इसे सेक्शन 25 के कंपनीज एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया है। एक और उन्होंने कहा था उस समय जब चूंकि पूछताछ और तमाम चीजों में कि एजेएल की संपत्ति यंग इंडिया की नहीं बनी। एजेएल स्वतंत्र कंपनी रही, उसकी संपत्ति वैसी की वैसी रही, केवल मालिकाना हिस्सेदारी बदली है। ये देखिए आप किस तरह, यानी संपत्ति तो वही रहेगी। अगर अब अगर आप अगर यंग इंडियन अगर होल्डिंग कंपनी हो गई तो फिर तो जे जेएल एजेएल जो है वो तो कहीं की नहीं रही। नहीं, अगर वो ऐसे ही होल्डिंग हो गया कि देखिए मैं आपका मकान ले लेता हूँ, सिर्फ मकान में आपका नाम बदल लेता हूँ रजिस्ट्री में, लेकिन मकान तो वही का वही है, संपत्ति तो वही की वही है। मतलब हालांकि और है, इस बार लाइट मोड में है। और इसको उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है, सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा। कह रहे कि 90 करोड़ का हमने कर्ज माफ नहीं किया, ये कर्ज सिर्फ ट्रांसफर हुआ है, माफ नहीं हुआ। वही कहा जा रहा है, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई 90 लाख का कर्ज आपने 50 लाख में ले लिया, 90 करोड़ का। तो ये जो है मुझे लगता है कि इसमें, और इसमें केस में सोनिया गांधी यंग इंडिया की डायरेक्टर हैं, राहुल गांधी यंग इंडिया के 38% हिस्से के मालिक है, साम पतोरा यंग इंडिया से जुड़े हुए हैं, सुमन दुबे एएजल और यंग इंडिया से जुड़े हुए हैं, जो अब इस समय इस केस के अंदर आते हैं। जी धीरेन जी, यंग इंडियन के जो शेयर्स हैं 76% माँ बेटा के पास है, और बाकी के 4 और इसमें साझेदार थे जिनके पास बाकी के बचे हुए 24% शेयर्स थे। जी आप मतलब आप किसको बेवकूफ बना रहे हो कि आप केवल 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ के एसेट्स जो हैं वो हड़पने के लिए आप सारा खेल खेल रहे हो। इस नई कंपनी के बनाने की आखिर जरूरत क्या पड़ी थी? यंग इंडियन के बनाने की जरूरत क्या पड़ी थी? और जिस तरीके से ये घालमेल किया गया, पहले कांग्रेस पार्टी एजेएल को 90 करोड़ का कर्ज देती है। एक तो यही गलत था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के ट्रस्ट की कंपनी को कर्ज नहीं दे सकती, वहां भी आपने उल्लंघन किया है। और उसके बाद जो, और मजेदार बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष भी सोनिया गांधी, एजेएल में भी वही पदाधिकारी, यंग इंडियन में भी वही पदाधिकारी, यानी सारा घालमेल जो है वो केवल और केवल सोनिया और राहुल गांधी कर रहे थे, और बाकी लोग सारे मोहरे बने हुए थे। देखिए, ये सीधे तौर पर मैंने आपको बताया कि ये ताकत का जो भ्रम जो है वो आपका दिमाग चलने नहीं देता, वो आपको इतना ज्यादा वो बना देता है
कि जब कांग्रेस इस पर ये कर रही थी, तो उस समय उसको ताकत का वो था। उनको अगर आप ये सोचिए कोई एक ऐसा आदमी जिसको बहुत सारे राजनीतिक क्षेत्रों में भी जिसके बारे में क्या-क्या कहा जाता है कि एक अनगाइडेड मिसाइल है, किस तरफ गिरेंगे, कहाँ गिरेंगे, और अभी आप देख ही रहे हैं, अभी तक वो जिस प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी के लिए थे, आज उनको क्या-क्या वो कह रहे हैं। अलग-अलग आप देख रहे होंगे नेटवर्क पे बैठ रहे हैं, उनको क्या-क्या नहीं कह रहे। है ना? तो आप ये देखिए, तो उन्होंने जब ये केस उठाया था, उस वक़्त तो बीजेपी को इसमें कुछ दिख भी नहीं रहा था। और कांग्रेस को ये लग रहा था कि इस तरह के कोई मतलब ये संभव ही नहीं हो सकता, इसका कोई लेना-देना नहीं है इस केस से, तो लिहाजा ये क्या कर लेंगे। तो लिहाजा ये जो संपत्तियों की खुर्द-बुर्द करने की कोशिश थी, ये पूरे तौर पर सामने आ गई और आप उसमें अब बचाव का कोई रास्ता नहीं दिखता है, क्योंकि उस वक़्त आपने सत्ता के अतिरेक में ये सब कर लिया। क्योंकि वो ऐसी चीज़ें देखिए, जैसे मुझे आज भी याद है कि जब पहली बार शायद सोनिया गांधी का नॉमिनेशंस का या उसका था, तो उसमें बेकार थी, उनके पास कार नहीं थी, है ना? किसी के पास कोई मकान नहीं। ये हजारों करोड़ की संपत्ति का उपभोग करने वाले, सब चीज़ों को करने वाले, लेकिन जो एक कानूनी वो तरीके हैं, उन सब में उन कानून की गलियों का सबसे बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। ये संपत्ति चूँकि कांग्रेस के समय में, चूँकि ये अखबार नेहरू के समय में और तमाम चीज़ों के उसमें शुरू हुआ था, तो ये एक लीगेसी के तौर पर उनको ये लगा कि ये उनका है। आप समझ रहे हैं? उनको ये लगा कि ये उनका है, और चूँकि कांग्रेस पार्टी उनकी है, भाई कांग्रेस पार्टी तो उन्हीं की है ना, तो उनको ये लग रहा है क्योंकि ये उनकी दादी जो है ये तय कर चुकी थी। जब डिवीज़न हुआ 67 में, तो उससे पहले कांग्रेस पार्टी बहुत सारे कांग्रेसियों की थी। लेकिन 67 के बाद कांग्रेसी पार्टी जो है इंदिरा गांधी की थी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी की थी, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी की थी, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी की है, साथ में प्रियंका गांधी की है। आगे वो जो नया उनका प्रियंका जी का कोई बेटा या वो जो होगा, उनमें से जो होगा वो उसकी होगी। तो इसीलिए उनको ये कतई गलत नहीं लग रहा, और आप, मुझे लगता है कि आपको और मुझे शायद हैरानी हो रही है, उनको ये हैरानी हो रही होगी कि यार ये कैसे सवाल उठा रहे हैं, भाई ये तो हमारी है। लेकिन हकीकत तो ये है कि एजेएल कंपनी जब बनाई गई थी 1937 के आसपास, तो उस समय तो इसके बहुत सारे शेयर होल्डर थे और स्वतंत्रता सेनानी परिवार इसमें शेयर होल्डर थे और हजारों की संख्या में थे। जब इन्होंने यंग इंडियन को एजेएल के शेयर ट्रांसफर किए या नई कंपनी को मालिकाना हक दे दिया, होल्डिंग कंपनी बना दी, उन शेयर होल्डर्स से तो कोई परमिशन इन्होंने नहीं ली, उनको तो विश्वास तक में नहीं लिया। यहाँ अगेन इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, मनमानी की है। देखिए, मैं एक चीज सर कह रहा हूँ कि हम ये जो है जो इन सब की बातें कर रहे हैं, मैं बार बार इसको टेक्निकल डिटेल में हमको जाने की जरूरत है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो एक लीगल मैटर की तरफ है, चाहे तो उस पर भी बात कर सकते हैं। लेकिन ये समझने की जरूरत है, जो मैं बाकायदा आपको कह रहा हूं, कि जिस वक्त ये 1936 में बनी, उस समय कांग्रेस सिर्फ नेहरू की कांग्रेस नहीं हो सकती थी, वो गांधी ने उसको नेहरू कांग्रेस किया। देश के हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पूरी कोशिश करके 47 में, बाकायदा 47 से पहले इस्तीफा लिया गया, अध्यक्ष का था बदला लिया गया, क्योंकि मौलाना आजाद उस समय अध्यक्ष थे कई साल से, तो उनसे इस्तीफा लिया गया, मतलब उनको कहा गया कि वो जो है नए अध्यक्ष के तौर पर, चूंकि उस समय देश में कोई पार्टी का चुनाव तो था नहीं या कुछ था, तो वो देश की सत्ता किसको दी जा सकती थी, उस पर तो चुनाव होता। और 50s तक आपने देखा होगा कि बाकायदा सरदार पटेल, जब तक कि उनकी असामयिक मृत्यु नहीं हुई, तब तक इस देश की बड़ी पॉलिसी पर बहुत बड़ा उनका बाकायदा एक विरोध या स्वतंत्र मत रहता था। वो नेहरू के किसी दबाव में नहीं थे, और जैसे ही उनका वो राजनीतिक परिदृश्य से अलग होते हैं, तो 1936 तो उस समय जब नेहरू की पार्टी पर कोई एक तरफा तो बहुत दूर की बात है, वो खुद भी बस एक उसका हिस्सा थे। तो उस वक्त तो कांग्रेस के विचारों के लिए पैसे का उसका तो कांग्रेस वो सबकी कांग्रेस थी। उस समय तो पीडी टंडन और तमाम लोग जो बाद में अलग किए गए, अलग अलग करके होते चले गए, राजगोपालाचारी, जो भी लोग अलग अलग हुए, उस समय पूरा का पूरा एक हिस्ट्री है, वो लोगों की सबकी मिलीजुली कांग्रेस थी।
कांग्रेस एक आम आदमी की भी कांग्रेस थी, क्योंकि उस वक्त आजादी की लड़ाई में चाहे वो लोग, बहुत सारे लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, आपने देखा होगा, और उसको बहुत बड़ा रुख बना लेते हैं। ये तो छोड़ दीजिए संजय सिंह या वो, जो लोग बीजेपी के भी, कांग्रेस के भी जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि साहब ये लोग आजादी के समय कहाँ थे, आजादी की लड़ाई में। दरअसल आजादी की लड़ाई में सब लोग कांग्रेस में शामिल थे, चाहे वो संघ के लोग थे, चाहे वो तमाम विचारधाराएं, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस पार्टी ही उस लड़ाई को ले रही थी। वो ये कांग्रेस नहीं थी, वो अलग कांग्रेस थी जो आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। तो जब 1936 में ये स्थापित किया गया था, तो उस वक्त वो अलग कांग्रेस थी, उसमें ये कांग्रेस नहीं थी। लेकिन वो कांग्रेस 50 के बाद धीरे धीरे नेहरू की कांग्रेस बनती है, और फिर धीरे धीरे नेहरू ये फैसला करने लगते हैं कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, फिर किस तरह से बदलाव की बातें होने लगती हैं, किस तरह संविधान लागू होता है, उसके बाद उसमें पहला अमेंडमेंट लाया जाता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ ही पहला अमेंडमेंट आता है। तो और चूंकि नेहरू या मैं आज उसमें एक बात भी कर रहा था, मुझे लगता है कि उसमें हमको बताना चाहिए कि उसमें कि खबर थोड़ा अवान्तर में है, लेकिन कांग्रेस के अंदर ये प्रवृत्ति रही है और नेताओं के अंदर भी होती है कि किस तरह से आप अपना पुलिस अधिकारी को मंच पे थप्पड़ मारने की कोशिश कर सकते हैं। ये बात नेहरू के समय से अगर आप देखेंगे, नेहरू के अंदर जिस तरह की, पंडित नेहरू को लगता था कि उनकी बात गलत कैसे हो सकती है, वो 62 के बाद, हार के बाद ही उनके अंदर ये, उनको लास्ट तक समझ में नहीं आया कि चाइना ने उन पर हमला क्यों किया। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये 50 के बाद ये कांग्रेस दूसरी कांग्रेस बनी, और 67 के बाद उन तमाम लोगों को जो आवाज उठा सकते थे, उन लोगों को कांग्रेस से अलग किया गया, क्योंकि प्रेसिडेंट के सिलेक्शन के बहाने इंदिरा गांधी शक्ति को तौल रही थी अपनी, और फिर बाद में उन्होंने कांग्रेस में वही सब किया जो उनका मन हुआ। उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि संजय गांधी, बहुत सारे बड़े स्टालवर्ट जिनको हम लोग लोकतंत्र का बड़ा नायक कहते हैं, जूते लाते हुए दिखे, 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। आप वहां जाकर भी उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री बने, है ना। वीसी शुक्ला या जो आपको याद होगा सूचना प्रसारण मंत्री हुआ करते थे, आई के गुजराल साहब देश के प्रधानमंत्री बने, और एक पता नहीं कौन सी डॉक्ट्रिन थी कि ये गुजराल डॉक्ट्रिन है साहब, है ना। वो सब वो क्या करते थे, वो कोट पकड़ते थे, रेन कोट उनका सही से पकड़ लें, यही इस पर उनकी योग्यता तय होती थी। वीसी शुक्ला उनसे कहते थे कि नहीं जो इन्होंने कहा वो तय होगा, मतलब जो सर बोलते थे संजय गांधी को, तो फिर उनकी कांग्रेस हो गई। फिर उसके बाद आपने देखा कि राजीव गांधी पायलट थे और अपना प्लेन चलाते चलाते देश चलाने लगे, फिर उनकी कांग्रेस हो गई। तो मैं ये बता रहा हूं कि ये आप इसको टेक्निकल चीजों में मत सोचिए। मैं ये मान ही नहीं सकता हूं, मतलब मैं नहीं मानता, तमाम दर्शक मान सकते हैं, बाकी लोग, कि उनके अंदर इसको करते हुए कहीं से भी कोई इस तरह का अपराध बोध या कोई इस तरह की बात की वो कोई अपराध कर रहे हैं, ये बात उनको कैसे आएगी, क्योंकि वो तो राजा है ना, लोकतंत्र की रॉयल फैमिली हम लोग बोलते हैं इसको। मतलब मैं कोई आलोचना में नहीं कह रहा इस देश की, आपने तो मुझसे ज्यादा और इतने लंबे समय तक इतनी शानदार पत्रकारिता की है कि वही लिखा होगा आपने भी, जब आर्टिकल लिखा होगा कि लोकतंत्र की राजसी परिवार है ये, तो वो उनको, राजा को थोड़े किसी से पूछना होता है, उसको आदेश देने होते हैं कि भाई आप ऐसा कर लीजिए। तो ये जो पूरी लूट थी, ये लूट के तौर पर नहीं दिखी, उन जो चौकड़ी थी जिसने ये फैसला ये जो किया, जिसमें मोतीलाल वोरा और ये लोग, सैम पित्रोदा, ये सब लोग शामिल थे, इन लोगों ने भी ये इसलिए किया क्योंकि उनके जहन में ये बैठा हुआ है कि ये चूंकि कांग्रेस की संपत्ति, और कांग्रेस सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी है आज की डेट में। तो प्राइवेट इसीलिए लिमिटेड कंपनी बनाकर रख दिया इन्होंने कांग्रेस पार्टी को। मेन बात अब ये है कि ये केवल संपत्ति का मामला तो है नहीं, ये तो आपराधिक मामला हो गया है। और आपराधिक मामले में अब अगर इनको सजाएं होती हैं तो भले ही दिसंबर 2015 से ये जमानत पर बाहर हैं, ये तो कोर्ट देखेंगे नहीं तब कि ये गांधी नेहरू परिवार से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। सजा होगी तो फिर जाना पड़ेगा इनको। हाँ, सजा होगी तो फिर जाना पड़ेगा, फिर जमानत ले लेंगे। उनके पास बहुत सारे लोग होंगे, फिर वो जमानत हो जाएगी। जमानत पे तो आपको पता है कि लालू प्रसाद यादव ने कितना लंबा समय काट दिया, और सजा होने के बाद भी काट दिया।
तो इसीलिए वो बाहर है आराम से, वो सेहत उनकी खराब है, ये अदालत को पता है। बाकी जनता को ये पता है कि पार्टियों के टिकट उनको देने हैं, रैली उनको करनी है, ये जनता को पता है। तो अदालत को जो पता होता है और जो जनता को पता होता है वो बहुत अलग होता है। अदालत को सीनियर लॉयर बताते हैं कि साहब उन पे चला नहीं जा सकता, और जनता ये बताती है कि आप बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलते हैं, ताली बजाती है जब वो खेलते हैं, जो लोग हेल्थ ग्राउंड पे बाहर आते हैं। तो मुझे लगता है कि इसीलिए, लेकिन ये बहुत बड़ा झटका होगा। और लेकिन चूंकि स्थितियां बहुत ज्यादा इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को अगर हम लोग गौर करते हैं तो बिगड़ चुकी होती है। जातीय आधार पर नेता चुने जाते हैं, फिर टिकट भी हमेशा यही होते हैं, फिर उसमें जो रीजनल पार्टियां हैं वो भाषा के नाम पे, आप ये सोचिए किस तरह से बीजेपी की सरकार, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, वो इसलिए कह रहे हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने वापस लिया, मुझे इस बात से जरूर फर्क पड़ता है वापस लेते वक्त जो उनके शब्द थे वो ये बताते हैं कि कितनी मजबूर होती है इस तरह की राजनीति, जिसमें वो ये कहते हैं कि राज ठाकरे मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं, ये तो अनिवार्य जो है उद्धव ठाकरे ने किया था, यानी अनिवार्य करना एक गुनाह उनकी नजर में आया कि साहब मैंने नहीं किया साहब। तो इसीलिए मुझे लगता है कि राजनीति इतनी खराब हो चुकी, लिहाजा उनके जेल में जाने से उनके समर्थक और तमाम लोग और वो इकोसिस्टम ये कोशिश करेगा, क्योंकि अभी तो खैर अदालत के ऊपर है, देखिए वो जो भी उन, चूंकि दोनों की जिरह होगी, लेकिन अदालत की अपनी नजर होती है, वो उससे देखेगी, उसके बाद जो फैसला होगा। लेकिन एक मैं पक्ष ये मान के चल रहा हूँ, पहले एंटिसिपेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद अगर होती है तो इससे उनके समर्थकों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन लोगों को ये कहने में कोई हिचक नहीं होगी कि ये साहब सत्ता के जो ये योगी, ये माफ कीजिएगा, जो मोदी और शाह की जो जोड़ी है ना साहब, इन्होंने पूरे देश के सिस्टम को ब्रेक कर दिया साहब, उन्होंने उनको अंदर भेज दिया, ये कहा जाएगा। तो ये तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी उसी दिन। हाँ, उसी दिन हो जाएगी। तो इसीलिए ये तो है। धीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।